महेंद्र नाथ पांड्या बनाए गए यूपी के नए अध्यक्ष। बीजेपी सांसद और पीएम नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में शामिल राज्यमंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांड्या अब उत्तर प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांड्या भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चंदौली से 2014 में लोकसभा सदस्य चुने गए थे। अब दोबारा से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति की कमान संभालते दिखेंगे। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद महेंद्रनाथ पांड्या ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मुझे पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। यूपी बहुत बड़ा राज्य है, इसलिए मेरी पहली प्राथमिकता होगी पार्टी को और मजबूत करना। प्रदेश सरकार के कामों के जरिए पार्टी को और ज्यादा मजबूत करना है। मैंने अपने नेतृत्व को कहा है कि मुझे केंद्र सरकार में मंत्री पद से मुक्त किया जा सके, जिसके बाद फ्री होकर यूपी में पार्टी के लिए काम कर सकूं। पांड्या ने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में जो बहुमत पार्टी को मिला है उसको बरकरार रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी में अबॉर्शन की दी इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अबॉर्शन की इजाजत देने से जुड़ी एक पेटिशन पर सुनवाई की। कोर्ट ने 20 साल की पुणे की लड़की को अबॉर्शन की इजाजत दे दी। लड़की 24 हफ्ते से प्रेग्नेंट है। कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर अपना फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया था कि लड़की के गर्भ में पल रहे भ्रूण में सिर स्कल डेवलप नहीं हो सका है और इसका कोई इलाज नहीं है। बता दें कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (MTP) एक्ट के सेक्शन 3(2)(b) के तहत देश में 20 हफ्ते से अधिक के भ्रूण के अबॉर्शन पर रोक है। इससे अधिक के गर्भ को खत्म करने की इजाजत तभी दी जाती है जब उसमें कोई मेडिकल एबनॉर्मैलिटी हो या उससे मां की जान को कोई खतरा हो। जस्टिस S.A. बोम्बडे और जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच ने अपना फैसला पुणे स्थित BJ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर सुनाया। बोर्ड ने कहा था कि भ्रूण में असामान्यता एबनॉर्मैलिटी का कोई इलाज नहीं है। बेंच ने कहा, हम प्रेगनेंसी खत्म करने की इजाजत देने के फैसले को इंसाफ के हित में देखते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कैलाश मानसरोवर भवन की नींव रखी, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बृहस्पतिवार को गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन की नींव रखी। योगी ने सीएम बनने के बाद इसका ऐलान किया था। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 90 करोड़ रुपए की लागत से कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन का निर्माण किया जाएगा। इसमें 200 लोगों के ठहरने की व्यवस्था होगी। 2 साल में भवन बनकर तैयार होगा। इससे पहले हज हाउस के पास ही इसे हिंडन विहार में बनाया जा रहा था, लेकिन वह इलाका डूब इलाके में पड़ता है। ऐसे में विवाद से बचने के लिए रातों रात इसे इंदिरापुरम में बनाया जाना तय किया गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यहाँ के विधायक सांसद हमसे रोज पूछते थे कि यहाँ कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन बनेगा। योगी ने इस उद्घाटन पर कहा कि जिस जगह पहले यह भवन बनना था उस जगह को विवादित बनाकर फिर से देरी करने की कोशिश की गई, लेकिन हमने पास में ही दूसरी जगह खरीदकर दोबारा काम शुरू कर दिया। इस दौरान लोगों ने योगी योगी के नारे लगाए। यह भवन 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। पर फिर भी योगी ने कहा कि अगले साल कैलाश यात्रा तक अगर ये शुरू होगा तो मैं यहाँ उस वक्त आऊंगा। यूपी को पर्यटन में आगे ले जाना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का भवन भारत की परंपरा से आपको जोड़ती है। राम रहीम का बेटा बनेगा नया डेरा चीफ। डेरा सच्चा सौदा की 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी का वारिस चुनने की कवायद शुरू हो गई है। साध्वी से रेप के दोषी करार दिए गए राम रहीम के पैतृक गांव गुरुसर मोडिया में परिवार की पहली बैठक हुई। इसमें सहमति बन गई है कि नया डेरा चीफ बेटे जसमीत को बनाया जाए। उधर अफसरों ने एक ब्यौरा तैयार किया है, जिसमें पता चला है कि हरियाणा के 18 जिलों में डेरा की 1093 एकड़ जमीन है, जिसकी कीमत 1151 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। नया डेरा चीफ तय करने के लिए हुई बैठक को पूरी तरह गोपनीय रखा गया। इसमें राम रहीम की मां नसीब कौर, पत्नी हरजीत कौर और बेटा जसमीत ही शामिल हुए। दोनों बेटियां और गोदली बेटी हनीप्रीत बैठक में मौजूद नहीं थी। बैठक के बाद परिवार ने रोहतक जेल में बंद राम रहीम से मिलने के लिए जेल अफसरों से समय मांगा है। डेरा चीफ की मुहर लगने के बाद नए डेरा चीफ के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर 8 रु महंगा। तेल कंपनियों ने सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर में 8 रुपये और गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर में 74 रुपये की बढ़ोतरी की है। नई दरें शुक्रवार से लागू हो गईं। सरकार ने कहा था कि हर महीने सब्सिडी वाले सिलेंडर के रेट 4 रुपये बढ़ेंगे। इंडियन ऑयल कंपनी के मुताबिक दिल्ली में सब्सिडी वाला सिलेंडर अब 487.18 रुपये का मिलेगा।
अभी तक यह 479.77 रुपये का था। केंद्र ने सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत अगले साल मार्च तक हर महीने 4 रुपये बढ़ाने का ऑर्डर दिया था। ऐसा कर सरकार मार्च 2018 तक घरेलू गैस सिलेंडरों पर मिल रही छूट खत्म करना चाहती है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगस्त में संसद में कहा था, पिछले साल सरकार ने ऑयल कंपनियों को सब्सिडी पर मिलने वाले सिलेंडरों 14.2 किलोग्राम के दाम हर महीने 2 रुपये बढ़ाने का ऑर्डर दिया था, लेकिन अब इसे 4 रुपये कर दिया है। यानी अगले साल मार्च तक सिलेंडर की कीमत 32 रुपये बढ़ेगी। भाजपा मंत्रिमंडल में फेरबदल, रविवार को शपथ ग्रहण सुबह 10 बजे। मोदी मंत्रिमंडल में रविवार यानी 3 सितंबर को फेरबदल होगा और इसी दिन सुबह 10 बजे नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। यह प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल का तीसरा विस्तार होगा। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं है कि किस मंत्री की मंत्रिमंडल से छूट होगी और नया चेहरा कौन शामिल होगा। सूत्रों की माने तो जिन मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटाया जाएगा उन्हें संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अभी तक यह उम्मीद की जा रही थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार शनिवार को होगा। फेरबदल के बाद मंत्रिमंडल में जदयू के 2 सदस्यों के शामिल होने की उम्मीद की जा रही है। 3 केंद्रीय मंत्री अपना इस्तीफा पहले ही प्रधानमंत्री मोदी को भेज चुके हैं। इनमें राजीव प्रताप रूडी, संजीव बालियान और फग्गन सिंह कुलस्ते के नाम शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल से 8 से 9 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। मोदी मंत्रिमंडल के मंत्रियों की कामकाज के आधार पर एक एक्सेल शीट तैयार की गई है। एक सीनियर बीजेपी लीडर के मुताबिक सरकार चाहती थी कि एआईएडीएमके भी एनडीए में शामिल हो जाए। ऐसे में तमिलनाडु के कुछ सीनियर लीडर्स को कैबिनेट में लाया जा सकेगा। ऐसा करना अहम है क्योंकि दक्षिण में एआईएडीएमके ही ऐसी मजबूत पार्टी होगी जो एनडीए का हिस्सा बनेगी। और फिलहाल आंध्र में टीडीपी को छोड़कर एनडीए के पास दूसरा बड़ा साथी नहीं है। गोरखपुर हादसा, आरोपी डॉक्टर कफील खान गिरफ्तार। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इंसेफ्लाइटिस वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर कफील खान को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 10 अगस्त की रात 30 से अधिक बच्चों की मौत होने के बाद डॉक्टर कफील पर यह कार्रवाई की गई है। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत होने का मामला सामने आया था। इसके बाद डॉक्टर कफील को उनके पद से हटा दिया गया था। डॉक्टर कफील पर नौकरी से अलग प्राइवेट अस्पताल चलाने सहित कई गंभीर आरोप लगे थे। गौरतलब है कि डॉक्टर कफील उस समय सुर्खियों में आए थे जब ऑक्सीजन की कमी के समय वह अपनी गाड़ी से दोस्तों के साथ निजी अस्पतालों से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर बीआरडी अस्पताल आए थे। इससे पहले एसटीएफ ने मेडिकल कॉलेज के निलंबित प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव मिश्रा और उनकी पत्नी पूर्णिमा शुक्ला को हिरासत में लिया था। यूपीपीएससी की परीक्षाओं में माइनस मार्किंग सिस्टम लागू करने की तैयारी। यूपीपीएससी की परीक्षाओं में माइनस मार्किंग लागू करने की तैयारी आयोग कर रहा है। यूपीएससी की तर्ज पर मार्किंग सिस्टम लागू करने की व्यवस्था हो रही है। आने वाले दिनों में होने वाली नई परीक्षाओं में यह व्यवस्था लागू की जाएगी। नए मार्किंग सिस्टम से तुक्केबाजी में लगाम लगेगी। इसके साथ ही उम्मीदवारों को एग्जाम की गंभीरता का पता चल पाएगा। यूपी लोक सेवा आयोग नया मार्किंग सिस्टम आने वाली भर्ती परीक्षाओं में लागू करेगा। माना यह जा रहा है अगले साल होने वाली यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। बता दें, बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अपने संकल्प पत्र में वादा किया था कि वो इन पदों पर होने वाली भर्तियों के लिए इंटरव्यू प्रोसेस खत्म करेगी। पीएम मोदी ने यूपी में विधानसभा चुनावों से पहले अपनी चुनावी सभाओं में ये कहते थे, अगर यूपी में बीजेपी की सरकार बनी तो सी और डी कैटेगरी की भर्तियों में इंटरव्यू खत्म कर दिया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार के तहत आने वाली नौकरियों में मोदी सरकार ने सी और डी कैटेगरी की नौकरियों में इंटरव्यू खत्म कर दिया गया है। बकरीद 2017, जानिए कुर्बानी देने की प्रथा कैसे हुई शुरू। इस्लाम धर्म में साल में 2 ईद मनाई जाती है। पहली ईद होती है ईद उल फित्र और दूसरी होती है ईद उल जुहा। कल शनिवार को भारत सहित पूरे विश्व में फैले मुस्लिम समुदाय के लोग ईद उल जुहा, बकरीद मनाएंगे। इस दिन मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद अपनी प्रिय चीज़ की कुर्बानी दी जाती है। बताया जाता है कि इस दिन के लिए अल्लाह की तरफ से आदेश आया था कि हर एक मुस्लिम इस दिन अपनी प्रिय चीज़ की कुर्बानी देगा। इस प्रथा को निभाते हुए इस दिन जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। आइए आपको बताते हैं कि बकरीद पर कुर्बानी देने की प्रथा कैसे शुरू हुई। बताया गया है कि हजरत इब्राहिम को एक बार सपने में अल्लाह ने अपनी प्रिय चीज़ की कुर्बानी देने का हुक्म हुआ। हजरत इब्राहिम को अपना बेटा बहुत प्यारा था, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी देने की तैयारी कर ली।
जब अपने बेटे को अल्लाह के लिए हजरत इब्राहिम कुर्बान कर रहे थे तो उनसे अपने बेटे को ऐसी स्थिति में देखा नहीं गया, इसलिए उन्होंने उस वक्त अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चला दी, लेकिन अल्लाह ने उसकी सच्ची निष्ठा को देखते हुए हजरत इब्राहिम के बेटे को हटाकर उनकी छुरी के नीचे एक मेमना खड़ा कर दिया। कुर्बानी के बाद जब हजरत इब्राहिम ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो देखा कि बेटा जिंदा है और उसकी जगह उसने एक जानवर को कुर्बान कर दिया। अपने बेटे को जिंदा देखकर हजरत इब्राहिम काफी खुश हुए। बताया जाता है कि इसकी याद में ही यह कुर्बानी का पर्व मनाया जाता है। फिर बकरीद पर जानवर की कुर्बानी देने की प्रथा शुरू हो गई। छात्रा ने किया आत्महत्या, 98% लाकर भी नहीं मिला मेडिकल में एडमिशन। नीट आधारित मेडिकल परीक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने वाली 17 साल की दलित लड़की ने शुक्रवार को आत्महत्या कर ली, जिसके बाद छात्र संगठनों ने शनिवार को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। छात्रा की आत्महत्या की खबर आने के बाद पूरे तमिलनाडु में प्रदर्शन हो रहे हैं। चेन्नई में विपक्षी पार्टियों के करीब 1500 कार्यकर्ताओं ने पलानीसामी सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्हें काबू में करने के लिए कई जगह पुलिस को बल का उपयोग भी करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन के दौरान आरोप लगाया कि राकर सरकारें तमिलनाडु को इस परीक्षा से छूट नहीं दिला पाई। सरकार की आलोचना करते हुए स्थानीय लोगों ने गांव में रोड जाम कर दिया, जिसे पुलिस को जबरन खाली करवाना पड़ा। गुजरात विधानसभा का चुनाव लड़ेगी आप। आम आदमी पार्टी आप ने शनिवार को घोषणा की कि वह गुजरात विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। आप के वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने अहमदाबाद में यह घोषणा की। आपने यह घोषणा ऐसे समय में की है जब उसने दिल्ली में बवाना विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में जीत हासिल की है। आप उम्मीदवार ने भाजपा उम्मीदवार को 24,000 से अधिक मतों से पराजित किया था। आप इसके पहले पंजाब और गोवा विधानसभा चुनाव हार गई थी और उसके बाद दिल्ली नगर निगम चुनाव में भी उसे हार का सामना करना पड़ा था। गुजरात मामलों के पार्टी प्रभारी राय ने कहा, भाजपा कई वर्षों से राज्य में शासन में है, लेकिन गुजरात के लोगों की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाई है। कांग्रेस बिल्कुल अव्यवस्थित है। गुजरात के लोग एक विकल्प चाहते हैं, जिसे आम आदमी पार्टी मुहैया कराएगी। मेडिकल कॉलेज में पिछले 24 घंटे में 13 और बच्चों की मौत। गोरखपुर स्थित बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। बीते 24 घंटे के दौरान यहां 13 और बच्चों की मौत हो गई है। इस प्रकार इस साल अब तक कुल 1317 बच्चों की मौत हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज के नवनियुक्त प्रिंसिपल डॉ. पी.के. सिंह ने बताया कि बीते 24 घंटे के दौरान 10 बच्चों की एनआईसीयू और 3 बच्चों की जनरल पीडियाट्रिक वार्ड में मौत हो गई। सिंह ने बताया कि बीते 24 घंटे में इंसेफेलाइटिस वार्ड में मौत की कोई खबर नहीं है। अस्पताल में 53 नए मरीज भर्ती हुए हैं। मेडिकल कॉलेज में इस साल अब तक 1317 बच्चों की मौत हो चुकी है। सिंह ने बताया कि जनवरी में 152 बच्चों की मौत हुई, फरवरी में 122, मार्च में 159, अप्रैल में 123, मई में 139, जून में 137, जुलाई में 128 और अगस्त में 325 बच्चों की मौत हुई। ट्रेनों के नाम साहित्यिक कृतियों पर रखने का विचार। ट्रेन की यात्राओं को थोड़ा सा ज्ञानवर्धक और साहित्यिक बनाने के लिए रेल मंत्रालय ट्रेनों के नाम प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों पर उसके क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए रखे जाने के लिए एक प्रस्ताव पर गौर कर रहा है। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब जल्द ही पश्चिम बंगाल जाने वाले यात्री एक ऐसी ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं जिसका नाम महाश्वेता देवी के किसी उपन्यास पर रखा जाएगा। वहीं बिहार जाने वाले यात्री भी रामधारी सिंह दिनकर की कृति पर रखे गए नाम वाले ट्रेन से यात्रा कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत साहित्यिक कृतियों का एक डाटा बैंक ट्रेनों के नाम रखने के लिए तैयार कर रहा है। बनारस के हरदत्तपुर रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतरे। उत्तर प्रदेश के हरदत्तपुर रेलवे स्टेशन के पास शनिवार शाम करीब 6 बजे एक मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। यह मालगाड़ी बलिया से गाजीपुर जा रही थी। इस घटना के बाद इलाहाबाद वाराणसी रेल मार्ग बाधित हो गया। फिलहाल घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन सूचना मिलते ही पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के डीआरएमएस के झा समेत तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। डीआरएम ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। स्टेशन अधीक्षक विनोद राम ने बताया, लोडेड मालगाड़ी इलाहाबाद की तरफ से आ रही थी, जिसे बालिया की ओर जाना था। गाड़ी को जैसे ही मंडुआडीह के लिए चलाया गया, तभी रनिंग में ही मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। इसकी वजह से वाराणसी से इलाहाबाद रूट बाधित हो गया है।
इसका असर वाराणसी से नई दिल्ली जाने वाली शिवगंगा सुपरफास्ट, मंडुआडीह नई दिल्ली एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, जिसके चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ट्रेनों का रूट परिवर्तन किया गया है। बताया जा रहा है 42 बोगियों वाली इस मालगाड़ी में खाद लदी हुई थी जो गाजीपुर पहुंचनी थी। इससे पहले वाराणसी से 15 किलोमीटर पहले हरदत्तपुर स्टेशन के पास मालगाड़ी के वैगन नंबर 17, 18, 19 और 20 पटरी से उतर गए। बोगियों को हटाने के लिए क्रेन की मदद ली गई। मालगाड़ी होने की वजह से एक बार फिर बड़ा हादसा टल गया। अन्यथा इस जगह पैसेंजर ट्रेन होती तो एक बार फिर कई लोगों की जानें जा सकती थी। वाराणसी, महंगाई को लेकर कांग्रेसी सड़क पर। कांग्रेस ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में महंगाई के खिलाफ मोर्चा निकाला। इस मौके पर उत्तर प्रदेश में हो रही घटनाओं से लोगों को हो रही दिक्कतों का मुद्दा भी उठाया गया। युवक कांग्रेस के पूर्वी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष नीरज त्रिपाठी और यूपी कांग्रेस की प्रदेश सचिव श्वेता राय की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ता बीएचयू सिंहद्वार पर एकत्र हुए। यहां से उन्होंने रविंद्रपुरी स्थित प्रधानमंत्री मोदी के जनसंपर्क कार्यालय की ओर बढ़ना शुरू किया। ये लोग प्याज, टमाटर के ठेले लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। पद्मश्री चौराहे पर पुलिस ने सब्जी के ठेलों को आगे बढ़ने से रोका तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। पुलिस के साथ धक्का-मुक्की के बीच कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर प्रधानमंत्री के जनसंपर्क कार्यालय तक पहुंचने में सफल रहे। वहां पहुंचकर उन्होंने प्याज टमाटर को प्रतीकात्मक तौर पर बेचकर इनके आसमान छूते दामों की ओर जनता का ध्यान दिलाने की कोशिश की। कांग्रेस कार्यकर्ता अपने साथ तख्तियां लिए हुए थे, जिनमें मोदी सरकार और पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह सरकार के समय में सब्जियों के दामों में अंतर दिखाया गया था। कुछ तख्तियों पर यह भी लिखा हुआ था कि किस तरह पेट्रोल डीजल पर भारी टैक्स वसूलकर लोगों की जेब में आग लगाई जा रही है। बीजेपी यूपी में पूर्वांचल और ब्राह्मण मतदाताओं पर नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल विस्तार में शिव प्रताप शुक्ला को शामिल कर पूर्वांचल और ब्राह्मण मतदाताओं को एक बार फिर काफी महत्व दिया है। शुक्ला 65 गोरखपुर के रहने वाले हैं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर निवासी महेंद्र नाथ पांडेय को प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद शुक्ला को आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शुक्ला को शामिल करना और पांडेय को प्रदेश भाजपा की कमान देना भाजपा की 2019 के लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण मतदाताओं को एकजुट करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इसी रणनीति के तहत कुछ समय पहले एक और ब्राह्मण नेता दिनेश शर्मा को उत्तर कैबिनेट में 11 मंत्रियों का कद बढ़ा। यूपी में ब्राह्मण मतदाताओं पर नजर। मोदी सरकार का रविवार को तीसरा फेरबदल हुआ। इसके साथ सरकार में मोदी समेत मंत्रियों की स्ट्रेंथ 76 हो गई है। इसमें 28 कैबिनेट मंत्री, 11 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 37 राज्य मंत्री शामिल हैं। निर्मला सीतारमण को प्रमोट कर रक्षा मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान और मुख्तार अब्बास नकवी को भी प्रमोशन मिला है। सुरेश प्रभु से रेल लेकर अब उन्हें कॉमर्स मिनिस्ट्री दी गई है। पीयूष गोयल को रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें करीब 11 मंत्रियों को फायदा हुआ और वहीं 5 का कद घटा है। बता दें कि 9 नए चेहरे को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। शुक्ला 65 गोरखपुर के रहने वाले हैं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर निवासी महेंद्र नाथ पांडेय को प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद शुक्ला को आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शुक्ला को शामिल करना और पांडेय को प्रदेश भाजपा की कमान देना भाजपा की 2019 के लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण मतदाताओं को एकजुट करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इसी रणनीति के तहत कुछ समय पहले एक और ब्राह्मण नेता दिनेश शर्मा को उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री जैसी अहम जिम्मेदारी दी गई थी। भारत की 5-0 से जीत। विराट कोहली ने 30 शतक जड़कर की रिकी पोंटिंग की बराबरी। टीम इंडिया ने वनडे सीरीज के आखिरी मैच में श्रीलंका को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही उसने वनडे सीरीज 5-0 से जीत ली। ये पहला मौका है जब भारत ने श्रीलंका में 5 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप किया है। आखिरी मैच में श्रीलंका की पूरी टीम 238 रन पर आउट हो गई थी। जवाब में भारत ने 46.3 ओवर में 23 रन बनाकर मैच जीत लिया। मैच में शानदार बॉलिंग करने वाले भुवनेश्वर कुमार मैन ऑफ द मैच तो वहीं जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द सीरीज बने। मौजूदा दौर के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में गिने जाने वाले भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने रविवार 3 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ खेले गए 5 वनडे मैचों की सीरीज के आखिरी
मैच में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज रिकी पोंटिंग की बराबरी कर ली है। कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए इस मैच में नाबाद 110 रनों की शतकीय पारी खेली। यह उनके वनडे करियर का 30वां शतक है। इस मैच में भारत ने श्रीलंका को 6 विकेट से मात दी। कोहली वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में पोंटिंग के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर आ गए हैं। कोहली और पोंटिंग के वनडे में 30-30 शतक हैं। कोहली ने 194 मैचों में यह मुकाम हासिल किया है। पोंटिंग ने अपने पूरे वनडे करियर में 365 मैच खेले हैं और 30 शतकों तथा 82 अर्धशतकों की मदद से 13,704 रन बनाए हैं। कोहली के नाम वनडे में 44 अर्धशतक और 8,587 रन दर्ज हैं। पलटूराम को बीजेपी ने ठेंगा दिखा दिया। लालू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट के तीसरे फेरबदल में जेडीयू को जगह न मिलने व कार्यक्रम में बिहार के सीएम को निमंत्रण नहीं मिलने पर लालू यादव ने नीतीश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो अपनों का साथ छोड़ता है उसका साथ कोई नहीं देता। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उन्हें किनारे कर दिया है। नीतीश ने भी ये बात मानी है कि उन्हें बीजेपी की ओर से कैबिनेट विस्तार को लेकर कोई राय नहीं ली गई और न ही उन्हें इसका निमंत्रण दिया गया। लालू ने आगे कहा कि नीतीश कुमार की किस्मत में यही लिखा है। नीतीश कुमार के आरजेडी का साथ छोड़ बीजेपी का हाथ थामने के बाद से ही लालू यादव उनसे नाराज चल रहे हैं। इसी के चलते वो कई बार नीतीश पर बयानी हमला कर चुके हैं। कैबिनेट विस्तार में जेडीयू को जगह नहीं मिलने पर लालू यादव एक बार फिर अपने बयान से बिहार सीएम पर हमला बोला। उन्होंने सीएम को पलटूराम कहते हुए कहा कि बीजेपी भी अब नीतीश की असलियत जान गई है। ब्रिक्स समिट में पहली बार आतंकी संगठनों की खास लिस्ट का जिक्र किया गया। ब्रिक्स समिट में पहली बार आतंकी संगठनों की खास लिस्ट का जिक्र किया गया है। इसमें पाकिस्तान के आतंकी गुट लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, तहरीक-ए-तालिबान, हक्कानी नेटवर्क का भी नाम शामिल है। इसे भारत की डिप्लोमेटिक जीत करार दिया जा रहा है। चीन के पोर्ट सिटी शियामिन में सोमवार को 9वीं ब्रिक्स समिट 5 देशों के लीडर्स के ग्रुप फोटोग्राफ से शुरू हुई। इस मौके पर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाकर उनका गर्मजोशी से वेलकम किया। बाद में ब्रिक्स देश ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका की तरफ से जॉइंट डिक्लेरेशन घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें कई आतंकी संगठनों का जिक्र कर उनसे खतरा बताया गया और सभी तरह के आतंकवाद की निंदा की गई। ब्रिक्स देशों की तरफ से जारी डिक्लेरेशन में कहा गया, हम तालिबान, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, तहरीक-ए-तालिबान, हक्कानी नेटवर्क, आईएसआईएस, हिज़्बुत तहरीर, अल-कायदा, ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट और उज्बेकिस्तान के इस्लामिक मूवमेंट द्वारा क्षेत्र में फैलाई जा रही हिंसा के चलते बिगड़े सुरक्षा हालात पर चिंता जताते हैं। हम आतंकवाद के सभी रूपों, इससे जुड़े ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और दुनिया समेत ब्रिक्स देशों में हुए सभी आतंकी हमलों की आलोचना करते हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। इसमें देशों की संप्रभुता का ख्याल रखना चाहिए, किसी भी देश के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं दिया जाना चाहिए। सीएम योगी ने किया लखनऊ मेट्रो का इनॉग्रेशन। यहां मेट्रो ट्रेन सर्विस की शुरुआत हो गई है। मंगलवार को योगी आदित्यनाथ ने बटन दबाकर ट्रेन को रवाना किया। आम लोगों के लिए मेट्रो की सर्विस बुधवार से शुरू हो जाएगी। इस मौके पर योग ने कहा कि यूपी में मेट्रो कॉर्पोरेशन का गठन किया जाएगा, जो प्रदेश में अलग अलग जगह पर मेट्रो के लिए काम करेगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि वे इस मेट्रो सर्विस को अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित कर रहे हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पुरानी तस्वीर ट्वीट की और लिखा, इंजन तो पहले ही चल दिया था, डिब्बे तो पीछे आने ही थे। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा, मैं ये मानता हूं कि आज का ये दिन पूरे यूपी के लिए ऐतिहासिक है। अब नवाबों का शहर लखनऊ मेट्रो के शहर के रूप में भी जाना जाएगा। उन्होंने कहा, मेट्रो का सबसे बड़ा फायदा है कि यह जहां चलती है, वहां विकास की संभावनाओं के द्वारा खुल जाते हैं। वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्टेशन की शुरुआत लखनऊ में हो गई है। उन्होंने कहा कि मैं इस सेवा को अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित करता हूं। इस मौके पर राज्यपाल राम नाईक, राजनाथ सिंह और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। लालू यादव की बेटी पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने मंगलवार को मीसा और उनके पति का फार्म हाउस अटैच कर लिया है। धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए की तहत हुई इस कार्रवाई का मतलब है कि मीसा भारती अब इस फार्म हाउस का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। यह फार्म हाउस दिल्ली में पालम के बिजवासन में है, करोड़ों रुपये के बेनामी संपत्ति मामले में।
मीसा भारती और उनके पति शैलेश ईडी के निशाने पर हैं। कुछ दिनों पहले ही ईडी ने 8,000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनके खिलाफ छापा मारा था। फर्जी कंपनियों की संलिप्तता वाली मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत 8 जुलाई को केंद्रीय जांच एजेंसी ने मीसा, शैलेश के दिल्ली स्थित 3 परिसरों और उनसे संबद्ध एक कंपनी पर छापा मारा था। योगी समेत 4 मंत्रियों का एमएलसी बनना तय, औपचारिक घोषणा बाकी। यूपी विधान परिषद के उपचुनाव के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा मंगलवार को नॉमिनेशन फाइल किया। इसके साथ ही यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, मोहसिन रजा ने भी नॉमिनेशन फाइल किया। हालांकि इनमें से योगी समेत 4 मंत्रियों का एमएलसी बनना तय है, सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। बता दें, 15 सितंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन था। नामांकन पत्रों की जांच की 6 सितंबर को होगी। नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख 8 सितंबर है। वोटिंग 15 सितंबर को होगी। काउंटिंग भी उसी दिन होगी। 18 सितंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए नॉमिनेशन का आखिरी दिन 7 सितंबर है। मोदी जिनपिंग की मीटिंग में बनी सहमति। ब्रिक्स समिट से इत्र मंगलवार को शियामेन में नरेंद्र मोदी और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की बायलैटरल मीटिंग हुई। किम के डोकला में रिया में गतिरोध के बाद दोनों लीडर पहली बार मिले। दोनों देशों में इस पर सहमति बनी कि सिक्योरिटी पर्सनल के बीच मजबूत कॉपरेशन रखा जाएगा ताकि डोकलाम जैसे हालात दोबारा ना बने। जिनपिंग ने कहा, चीन पंचशील के 5 सिद्धांतों पर भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। बायलैटरल मीटिंग में आतंकवाद और व्यापार पर भी बात हुई। बता दें कि भारत चीन के बीच पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू भारत के पीएम थे। जिनपिंग के साथ मीटिंग में मोदी ने कहा, मैं ब्रिक्स समिट को कामयाबी से कराने के लिए आपको बधाई देता हूं। जिनपिंग ने कहा, भारत चीन के बीच एक स्वस्थ और स्थिर संबंध ही दोनों देशों के हित में है। भारत चीन एक दूसरे के बड़े पड़ोसी हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े और तेजी से विकास करने वाले देश भी हैं। बाद में इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बायलैटरल मीटिंग का ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा, बायलैटरल मीटिंग में आपसी भरोसा बढ़ाने पर बातचीत हुई। बॉर्डर पर शांति बनाए रखने पर सहमति बनी है। शांति बनाए रखने के लिए बातचीत करते रहने पर रजामंदी बनी है। मतभेद को टकराव में नहीं बदलने देने की भी बात हुई। दोनों देश जानते हैं कि ये पीछे मुड़कर देखने का नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का वक्त है। कोयम्बटूर में बस स्टैंड की छत ढही, 9 पैसेंजर्स की मौत। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में गुरुवार को एक बस स्टैंड की छत अचानक ढह गई। हादसे के दौरान कई लोग सोमानूर स्टैंड के अंदर मौजूद थे। न्यूज एजेंसी के मुताबिक हादसे में 9 लोगों की मौत हुई। 20 से ज्यादा मलबे दबे हुए हैं। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। मलबे में फंसे जख्मी पैसेंजर्स को निकालकर कोयम्बटूर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। एक चश्मदीद ने बताया कि हादसा दोपहर को हुआ। तब कई लोग बस स्टैंड पर मौजूद थे। छत का करीब 50 फीट हिस्सा अचानक भरभरा कर गिरा। कई महिलाएं और बच्चे भी मलबे में दब गए। चारों ओर चीख पुकार मच गई। एक बुजुर्ग पैसेंजर की माने तो पिछले दिनों हुई बारिश के बाद छत का काफी हिस्सा जर्जर हो गया था। कई जगहों से पानी टपक रहा था और प्लास्टर भी गिर चुका था। पुलिस के मुताबिक हादसे में मरने वालों की पहचान की जा रही है। जख्मी लोगों को कोयम्बटूर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। कुछ बसों को भी नुकसान पहुंचा है। यूपी में फिर रेल हादसा, सोनभद्र में शक्तिपुंज एक्सप्रेस के 7 डिब्बे पटरी से उतरे। उत्तर प्रदेश में ट्रेन हादसों का क्रम थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोनभद्र में गुरुवार सुबह बड़ा रेल हादसा हुआ। शक्तिपुंज एक्सप्रेस के 7 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। ट्रेन हावड़ा से जबलपुर जा रही थी। यह घटना ओबरा थाना क्षेत्र के फफराकुंड इलाके में हुई है। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यह हादसा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर हुआ है। पीयूष गोयल के रेल मंत्री का पद संभालने के बाद यह पहला रेल हादसा है। पिछले कुछ दिनों में हुई लगातार रेल दुर्घटनाओं से चिंतित होकर सुरेश प्रभु ने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। गौरतलब है कि ट्रेन संख्या 11,448 शक्तिपुंज एक्सप्रेस ने ओबरा केबिन सुबह 6:13 पर पार किया था, जिस दौरान उसके 7 डिब्बे पटरी से उतरे। इस ट्रेन में कुल 21 डिब्बे थे। इससे पहले यूपी में मुजफ्फरनगर के खतौली और पुखराया में बड़े रेल हादसे हो चुके हैं। अयोध्या विवाद भड़काने के लिए मौलवियों को पैसा दे रहा पाकिस्तान, शिया वक्फ बोर्ड। शिया नेता ने आज आरोप लगाया कि अयोध्या जमीन विवाद के समाधान में बाधा उत्पन्न करने वाले लोग पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे हैं।
और यह पड़ोसी मुल्क इस मुद्दे पर धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करके भारत को अस्थिर करने का प्रयास कर रहा है। शिया केंद्रीय वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सईद वसीम रिजवी ने कहा, इस अयोध्या विवाद का समाधान नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसमें पाकिस्तान का बड़ा हाथ है। इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय में मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों का पाकिस्तान के साथ सीधा संबंध है और देश को अस्थिर करने के लिए खूनखराबा चाहते हैं। पिछले महीने शिया केंद्रीय वक्फ बोर्ड ने उच्चतम न्यायालय को बताया था कि अयोध्या में विवादित स्थल से उचित दूरी पर एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में एक मस्जिद का निर्माण किया जा सकता है। उन्होंने कहा, देश के मुसलमान सच्चे देशभक्त हैं क्योंकि जब बंटवारे के समय पाकिस्तान में उनके प्रवास के लिए दरवाजे खुले तो उन्होंने भारत में रुकना पसंद किया। हम समुदायों के बीच भाईचारा चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी टीम मुस्लिम नेतृत्व के साथ वार्ता करने के लिए अगले 2 दिनों में कश्मीर का दौरा करेगी। रिजवी ने पाकिस्तान के पेरोल पर मुल्लाओं और मौलवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा, हम पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वाले लोगों से बात नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, जो लोग बाबरी मस्जिद मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते उनकी असलियत सामने आ गई है। वे लोग पाकिस्तान के कहने पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं क्योंकि उन्हें वहां से पैसा मिल रहा है। खुफिया विभाग के लोग उनकी गतिविधियों के बारे में जानते हैं और हमें उम्मीद है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज रांची राजधानी एक्सप्रेस उतरी पटरी से। देश में रेल दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। गुरुवार सुबह यूपी के सोनभद्र में शक्तिकुंज एक्सप्रेस के 7 डिब्बे पटरी से उतरने के बाद दिल्ली से रांची जा रही राजधानी एक्सप्रेस शिवाजी ब्रिज के पास पटरी से उतर गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी का हताहत होने की खबर नहीं है। राजधानी एक्सप्रेस का इंजन और एक डिब्बा पटरी से उतरने की खबर है। इससे पहले सोनभद्र में गुरुवार सुबह बड़ा रेल हादसा हुआ। शक्तिपुंज एक्सप्रेस के 7 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। ट्रेन हावड़ा से जबलपुर जा रही थी। यह घटना ओबरा थाना क्षेत्र के फफराकुंड इलाके में हुई है। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यह हादसा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर हुआ है। पीयूष गोयल के रेल मंत्री का पद संभालने के बाद यह पहला रेल हादसा है। पिछले कुछ दिनों में हुई लगातार रेल दुर्घटनाओं से चिंतित होकर सुरेश प्रभु ने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। एक युवक की सूझबूझ से फर्रुखाबाद के पास एक बड़ा ट्रेन हादसा टला। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक रेल हादसे होते जा रहे हैं, चाहे वो प्रशासन की लापरवाही से हो या फिर किसी और कारण से। गुरुवार को भी ऐसा ही हादसा हो सकता था, लेकिन एक युवक की सूझबूझ से फर्रुखाबाद के पास एक हादसा होते होते टल गया। असल फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ रेल लाइन के पास पटरी कटी हुई थी। तभी वहां पवन ने अपनी लाल बनियान को दिखाकर कालिंदी एक्सप्रेस को रुकवाया और कोई भी हादसा होने से बचाया। 45 मिनट ट्रेन ट्रैक पर खड़ी रही। इसके बाद धीमी गति से उसे रवाना कर दिया गया। दरअसल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि जहां पर पटरी कटी हुई थी वहां से 4 ट्रेनें गुजर चुकी थी। ट्रेन रुकने के बाद कई रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और मरम्मत का काम चल रहा है। पेट्रोल डीजल को बढ़ावा देने वालों का बैंड बजाएंगा गडकरी। ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कार मेकर कंपनियों से कहा कि वे अब पेट्रोल डीजल की बज या अल्टरनेट फ्यूल जैसे एथेनॉल, बायोफ्यूल और बिजली से चलने वाली कारों के प्रोडक्शन को बढ़ाएं। भविष्य इसी का है। पॉल्यूशन कम करने के लिए सरकार की पॉलिसी साफ है। अगर कंपनियां ऐसा नहीं करती हैं तो मैं पेट्रोल डीजल को बढ़ावा देने वालों का बिना पूछे बैंड बजाने के लिए तैयार हूं। गडकरी गुरुवार को इंडियन ऑटो मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स सोसाइटी (सायाम) की समिट में शामिल हुए। गडकरी ने कार कंपनियों से कहा, हमें अल्टरनेट फ्यूल की ओर बढ़ना चाहिए। मैं यह करने जा रहा हूं, भले ही आपको यह पसंद हो या नहीं। आपसे कहूंगा भी नहीं और इन्हें गाड़ियों को खत्म कर दूंगा। पॉल्यूशन और इंपोर्ट के लिए मेरी सोच पूरी तरह साफ है। सरकार इंपोर्ट घटाने और पॉल्यूशन पर काबू पाने की पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ रही है। जो कंपनियां सरकार का सपोर्ट कर रही हैं, वे फायदे में रहेंगी और जो सिर्फ नोट छापने में लगे हैं उन्हें परेशानी होगी। ये कंपनियां बाद में यह कहते हुए सरकार के पास नहीं आए कि उनके पास ऐसी गाड़ियों का स्टॉक भरा पड़ा है जो अल्टरनेट फ्यूल पर नहीं चलते हैं। बिहार में बदमाशों ने पत्रकार को गोली मारकर 1 लाख रुपए लूटे। बिहार के अरवाल में लूट के बाद बदमाशों ने एक पत्रकार को गोली मार दी। उसे गंभीर हालत में पटना के पीएमसीएच हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। एक अखबार में काम करने वाले पंकज मिश्रा गुरुवार को पंजाब नेशनल बैंक से 1 लाख रुपए निकालकर घर जा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें रोककर लूटपाट की। विरोध करने पर पंकज को गोली मारकर बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
एसपी अरवाल दिलीप कुमार के मुताबिक पंकज मिश्रा को पीठ पर गोली मारने वाले बदमाश उन्हीं के गांव के रहने वाले हैं। पत्रकार जब बैंक गए तो दोनों बदमाश पहले से घात लगाए बैठे थे। रास्ते में उन्होंने पत्रकार को रोककर 1 लाख रुपए लूट लिए। इसके बाद में कुछ लोगों ने पुलिस की मदद से पंकज को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। फिलहाल पीएमसीएच में उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। एक आरोपी को पकड़ लिया है। आरोपी के पास से वारदात में ही इस्तेमाल हथियार मिला है। ये मामला लूट के साथ साथ पुरानी रंजिश का लग रहा है। आरोपियों के नाम कुंदन महतो और अंबिका महतो बताए गए हैं। रेल हादसों पर लालू ने ली चुटकी। देश में लगातार हो रहे ट्रेन हादसों पर प्रशासन और सरकार लगाम नहीं लगा पा रही है। गुरुवार को एक ही दिन में 3 ट्रेनें पटरी से उतर गई। हालांकि इसमें कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई, लेकिन अब इसे लेकर पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट किया कि दिन में 3 ट्रेनें पटरी से उतर गई, इसलिए कहता हूं, खूंटा बदलने से नहीं, संतुलित आहार देने व खुराक बदलने से भैंस ज्यादा दूध देगी। इससे पहले भी ट्वीट कर सवाल कर चुके हैं कि खूंटा बदलने से क्या भैंस ज्यादा दूध देगी। बता दें कि देश में हो रहे लगातार रेल हादसों के चलते सुरेश प्रभु ने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। रेप पीड़िता ने दिया बेटे को जन्म, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं हो सका अबॉर्शन। मुंबई के जेजे अस्पताल में 13 साल की रेप पीड़िता ने शुक्रवार को बेटे को जन्म दिया। नाबालिग का जेजे अस्पताल में सिजेरियन ऑपरेशन किया गया है। पैदा हुए बच्चे का वजन 1.8 किलोग्राम है। उसे एनआईसीयू में रखा गया है। गौर हो कि 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस रेप पीड़िता को 31 सप्ताह का गर्भ गिराने की मंजूरी दी थी। न्यूज एजेंसी के मुताबिक डॉक्टर जब गर्भपात की कोशिश कर रहे थे तो पाया कि यह नाबालिग के लिए खतरा हो सकता है। ऐसे में उन्होंने सिजेरियन ऑपरेशन के जरिए बच्चा पैदा करने का फैसला किया। गौरी लंकेश आरएसएस के खिलाफ नहीं लिखती तो शायद आज जिंदा रहती। बीजेपी विधायक। पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या को लेकर कर्नाटक के बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री डीएन जीवराज ने शुक्रवार को बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, अगर गौरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के लोगों की मौत पर जश्न के बारे में नहीं लिखती तो शायद जिंदा होती। कांग्रेस राज में कोई सुरक्षित नहीं है। जीवराज श्रृंगेरी सीट से विधायक है। उधर मर्डर को लेकर बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान देने पर पार्टी नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। बता दें कि 5 सितंबर को कन्नड़ पत्रकार गौरी की अज्ञात हमलावरों ने घर में गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले को लेकर लेफ्ट और कांग्रेस बीजेपी आरएसएस को आड़े हाथों ले रही हैं। जीवराज ने चिकमंगलुरु में बीजेपी वर्कर्स की बैठक में कहा, कुछ दिन पहले गौरी ने एक आर्टिकल लिखा जो डेथ ऑफ द आरएसएस टाइटल से पब्लिश हुआ था। गौरी ने आर्टिकल में संघ कार्यकर्ता के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। उनकी मौत के पीछे ये भी एक वजह हो सकती है। वो जिस तरह लिखती थी, बर्दाश्त के बाहर था। कांग्रेस की सरकार में 11 संघ कार्यकर्ता मार दिए गए, लेकिन सीएम सिद्धारमैया ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हमने कांग्रेस राज में संघ के लोगों को मरते देखा है। गौरी इन सब मामलों पर लिखती थी, लेकिन उन्होंने संघ के लिए गलत लिखा। मैं उन्हें बहन की तरह सम्मान देता हूँ। जीवराज के इस बयान को लेकर विवाद शुरू हो गया है। कुछ लोगों ने उनके खिलाफ पुलिस के पास शिकायत भी दर्ज कराई है। बाबा की गुफा में मिले 3000 जोड़ी कपड़े, नए पुराने नोट, बिना लेबल की कई दवाएं, बिना नंबर प्लेट वाली लग्जरी कार। 2 साध्वियों के रेप केस में सजा काट रहे राम रहीम के सिरसा स्थित डेरा हेडक्वार्टर में शुक्रवार को सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। डेरे के अंदर सर्च टीम को नए पुराने नोट, बिना लेबल की कई दवाएं, बिना नंबर प्लेट वाली लग्जरी एसयूवी, कंप्यूटर हार्ड डिस्क और डेरा में चलाई जाने वाली प्लास्टिक करेंसी भी बरामद की गई। डेरा परिसर से 5 बच्चे भी मिले। सर्च टीम जब बाबा की गुफा में पहुंची तो वहां उसे 1500 जोड़ी जूते और 3000 जोड़ी महंगे डिजाइनर कपड़े मिले। वहीं राम रहीम की कथित बेटी हनीप्रीत के कमरे का भी पता चला। वहां कई लग्जरी आइटम्स मिले। सिरसा में डेरा करीब 800 एकड़ में फैला है। ऑपरेशन करीब 8 बजे शुरू हुआ। इसके लिए पूरे इलाके को 10 जोन में बांटा गया। हर जोन एक सीनियर पुलिस ऑफिसर की निगरानी में रखा गया। पूरे सिरसा में 10 सितंबर तक इंटरनेट सर्विस को सस्पेंड कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान मीडिया को एंट्री नहीं दी गई। डेरे में एंट्री के बाद सर्च टीम ने 2 कमरों को सील किया। पूरी प्रोसेस पर नजर रखने के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से अपॉइंट कोर्ट कमिश्नर एकेएस पनवार मौजूद रहे। डेरा में तलाशी के लिए 6000 जवानों की तैनाती की गई। अकाउंट्स खंगालने के लिए 100 बैंक वर्कर्स बुलाए गए।
सिरसा के कमिश्नर प्रभजोत सिंह ने बताया, सर्च ऑपरेशन के मद्देनजर सभी अधिकारियों को उनके काम बता दिए गए हैं। जब तक ऑपरेशन चलेगा तब तक कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी जाएगी। बता दें कि 28 अगस्त को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने राम रहीम को 10-10 यानी 20 साल की सजा सुनाई थी। सियालदह एक्सप्रेस का खाली डिब्बा जम्मू स्टेशन पर पटरी से उतरा। सियालदह एक्सप्रेस का एक खाली डिब्बा शनिवार को जम्मू रेलवे स्टेशन पर पटरी से उतर गया। एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। एक रेलवे अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि सियालदह एक्सप्रेस का एक खाली डिब्बा तब पटरी से उतरा जब इसे सफाई क्षेत्र से प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा था। उन्होंने बताया कि सियालदह एक्सप्रेस को छोड़कर हादसे की वजह से किसी भी ट्रेन में विलंब नहीं हुआ। अधिकारी के अनुसार सियालदह एक्सप्रेस शाम 6:55 पर जम्मू से रवाना होने वाली थी। अब इसमें एक और डिब्बा जोड़कर इसे रात 11:30 बजे रवाना किया जाएगा। डिब्बे के पटरी से उतरने के कारण का पता लगाया जा रहा है। जल्द से जल्द आधार से लिंक करा ले सिम कार्ड, नहीं तो बंद हो जाएगा नंबर। केंद्र सरकार ने अपनी करीब सभी योजनाओं में आधार कार्ड को जरूरी कर दिया है। इसी क्रम में सभी मोबाइल सिम कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करना अनिवार्य हो गया है। केंद्र ने इसके लिए एक समय सीमा तय कर दी है। तो यदि आपने अब तक अपनी मोबाइल सिम कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो इसे जल्दी से लिंक करा लें, नहीं तो आपका नंबर बंद हो जाएगा। फरवरी 2018 तक जो सिम कार्ड आधार नंबर के साथ लिंक नहीं होंगे उन्हें डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इससे पूर्व शीर्ष कोर्ट ने केंद्र को आदेश देते हुए कहा था कि वह एक साल में 100 करोड़ से ज्यादा वर्तमान और आगामी मोबाइल टेलीफोन उपभोक्ताओं की पहचान स्थापित करने की व्यवस्था करे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सत्यापन के लिए यूजर्स के सिम कार्ड को उनके आधार से लिंक कर दिया जाए। मोबाइल सिम वेरिफिकेशन मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देते हुए ये बताया था कि एक साल के अंदर देश में सभी सिम कार्डों को आधार कार्ड से जोड़ दिया जाएगा। पूरे देश की बात करें तो इस समय 90% सिम प्रीपेड हैं। पोखरे तालाबों पर नहीं रुक रहा अतिक्रमण। गोरखपुर क्षेत्र में स्थित अधिकांश पोखरों व तालाबों पर अवैध अतिक्रमण है। तहसील कर्मियों को इसका पता ही नहीं है कि कितने पोखरों पर अतिक्रमण है। ऐसे में तालाबों पर अवैध कब्जा हटाने की शासन की मंशा स्थानीय तहसील में पूरी होती नहीं दिख रही है। पोखरों व तालाबों की स्थिति पर गौर करें तो कहीं पक्का निर्माण कर कब्जा किए जाने का प्रयास किया जा रहा है तो कहीं खूंटा गाड़कर। जल संचय का प्रमुख संसाधन पोखरा व तालाब वह अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहे हैं। प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा पोखरे पर कायम अवैध कब्जा हटाने के साथ ही पोखरों की खोदाई कराने व सुंदरीकरण कराने का आदेश है। तहसील प्रशासन यदि जाग जाए तो पोखरों के समाप्त हो रहे अस्तित्व को बचाया जा सकता है। जल को संरक्षित व पर्यावरण को सुदृढ़ करने के लिए तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराने में प्रशासन विफल रहा। अतिक्रमण से जहां तालाबों का स्वरूप बिगड़ गया है वहीं जल संचय न होने से पेयजल का संकट गहराता जा रहा है। बाबा के डेरे में मिली दो सीक्रेट टनल, साध्वियों के आवास तक जाता था रास्ता। साध्वी से रेप के मामले में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा में शनिवार को दूसरे दिन करीब 8 घंटे सर्च ऑपरेशन चला। यह ऑपरेशन सुबह 9:30 बजे शुरू होकर करीब 5:30 बजे खत्म हुआ। इस दौरान जांच टीम को बाबा के विला में एक सीक्रेट टनल का पता चला है। कहा जा रहा है कि इसका रास्ता साध्वियों के आवास तक जाता है। एक्सप्लोसिव बनाने की फैक्ट्री का भी पता चला है। यहां अवैध रूप से पटाखे बनाए जाते थे। इन सभी को जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा AK-47 का खाली बॉक्स भी मिला है। ऐसा कहा जा रहा है कि रिटायर्ड जज अनिल कुमार पनवार की अगुवाई वाली जांच टीम नरकंकाल की आशंका के चलते डेरे के बाग बगीचों और वाटर पार्क में खुदाई भी करवा सकती है। हरियाणा के डिप्टी डायरेक्टर PR सतीश मेहरा ने कहा, जिस गुफा में डेरा हेड रहता था वहां से एक रास्ता मिला है जो साध्वी निवास तक जाता है। ऑपरेशन के दौरान एक फाइबर टनल भी मिली है जो मिट्टी से भरी हुई थी। टनल साध्वियों के कमरे से जुड़ी हुई थी। दिल्ली के स्कूल में 5 साल की बच्ची से रेप, 40 साल का आरोपी प्यून अरेस्ट। यहां के शहादरा के गांधी इलाके के एक प्राइवेट स्कूल में 5 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। 40 साल के आरोपी प्यून विकास को अरेस्ट कर लिया गया है। शहादरा पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है। विक्टिम ने बताया था कि आरोपी ने कैप पहनी हुई थी। इसी आधार पर उसकी पहचान हुई। बता दें कि 8 सितंबर को गुड़गांव के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में बस कंडक्टर ने 7 साल के सेक्सुअल अब्यूज की कोशिश की और बाद में गला काटकर हत्या कर दी। न्यूज एजेंसी के मुताबिक पुलिस ने बताया कि विकास बीते 3 साल से स्कूल में काम कर रहा था।
पहले वह इसी स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड था। शनिवार को विकास सुबह 11:15 बजे बच्ची को खाली क्लासरूम में ले गया। बच्ची उस वक्त टीचर्स को लंच बॉक्स देकर कॉरिडोर से वापस लौट रही थी। गिड़गिड़ाने पर भी नहीं पसीजा डॉक्टर का दिल, बीमार पत्नी को कंधे पर लेकर दौड़ा पति। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक शख्स अपनी बीमार पत्नी को अस्पताल लेकर पहुंचा। जब डॉक्टरों को पता चला कि उसके पास पैसे नहीं हैं तो उन्होंने बिना किसी झिझक के बीमार महिला को वहां से कहीं और ले जाने के लिए कह दिया। जब गरीब पति ने गिड़गिड़ाते हुए रविंदन को बीपीएल कार्ड और एमपी सरकार का दीनदयाल उपचार योजना कार्ड दिखाया तो उसे ये कहते हुए बाहर निकाल दिया गया कि सरकार के पास उस जैसों के लिए कोई पैसे नहीं है। जानकारी के मुताबिक सुखलाल अहिरवार टीकमगढ़ से अपनी पत्नी सुनीता का इलाज करवाने के लिए ग्वालियर के कैंसर चिकित्सालय एवं शोध संस्थान आया था। अस्पताल में सुनीता की फाइल बनाई गई और एक जांच की गई, जिसमें करीब 4,000 रुपए खर्च हो गए। फिर शनिवार को 4,200 रुपए की जांच कराने के लिए बोल दिया गया। जब सुखलाल ने बताया कि उसके पास पैसे नहीं हैं तो अस्पताल प्रशासन ने उसे वहां से चले जाने को कहा। श्राद्ध में इन 4 पशु पक्षियों को खिलाएं, तृप्त होंगे पितर। श्राद्ध में निकाले जाने वाले 5 अंशों में एक अंश गाय का होता है। इसलिए गाय का अंश निकालने के साथ ही इसे चारा खिलाने और सेवा करने से भी पितर तृप्त होते हैं। गाय पृथ्वी तत्व का प्रतीक मानी जाती है। 5 अंशों में एक अंश कुत्ते का भी होता है। कुत्ता जल तत्व का प्रतीक माना जाता है। इसलिए पूजा के बाद एक पत्ते पर श्राद्ध के दिन बने व्यंजन निकाल कर रखे दिए जाते हैं। मान्यता है कि इससे पितर खुश होते हैं। श्राद्ध के दिन एक तीसरा अंश कौए का भी निकाला जाता है। कौए का अंश भी 5 अंशों में शामिल है क्योंकि कौवा वायु तत्व का प्रतीक माना जाता है। कौए का अंश छत पर किसी कोने में जमीन पर रखा जाता है। श्राद्ध के दिन एक चौथा अंश चींटियों का होता है। इस दिन चींटियों को भोजना कराना जरूरी होता है। चींटी अग्नि तत्व का प्रतीक मानी जाती है। इस माध्यम से पितर भोजन से तृप्त होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। बिहार में अगड़े दलित नेतृत्व समीकरण पर कांग्रेस में मंथन। बिहार में कांग्रेस विधायकों की टूट रोकने की कसरत में मिली तात्कालिक राहत के बाद पार्टी हाईकमान ने प्रदेश नेतृत्व में बदलाव पर गंभीर मंत्रणा शुरू कर दी है। प्रदेश के जातीय समीकरण में कांग्रेस की सियासत साधने के लिए हाईकमान बिहार कांग्रेस का नेतृत्व अगड़े और दलित समीकरण को सौंपने के विकल्प पर मंथन कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता बिहार के नए नेतृत्व को लेकर सूबे के नेताओं से मशविरा कर रहे हैं। राहुल गांधी की इसी हफ्ते विधायकों से 2 दिन तक चली बातचीत में ही यह तय हो गया था कि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक चौधरी और विधायक दल के नेता सदानंद सिंह को बदला जाएगा। नीतीश कुमार की ओर से विधायकों को तोड़ने की हुई कोशिश के बाद हाईकमान फेरबदल में देरी का जोखिम नहीं लेना चाहता। इसीलिए बिहार के नेताओं से नए प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता को लेकर उनकी राय पूछी जा रही है। सूत्रों के अनुसार बिहार के नए प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में इस समय पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश सिंह सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। अगड़ी भूमिहार जाति से ताल्लुक रखने वाले अखिलेश भी संगठन की कमान हासिल करने को लेकर काफी सक्रिय हैं। इस सिलसिले में उनकी गुलाम नबी आजाद और सीपी जोशी से चर्चा भी हुई है। जबकि संगठन की कमान अगर एक बार फिर दलित को सौंपा जाता है तो फिर अशोक राम का नाम इसमें सबसे आगे है। गोरखपुर में सड़क हादसा, नखा पुल के पास हुआ सफारी और लोडिंग वाहन का भीषण टक्कर। गोरखपुर नखा पुल के पास हुआ सफारी और लोडिंग वाहन का भीषण टक्कर। सफारी में 2 लोग सवार थे, जिसमें से एक असरारुल हक खान पुत्र डा मुस्तकीम निवासी रसूलपुर गोरखनाथ जो ड्राइवर था उसके हाथ में चोट आई है तथा दूसरा सईद पुत्र अली असगर निवासी नखा जिसके सिर और पैर में गंभीर चोट आई है। लोडिंग वाहन में केवल ड्राइवर गांधी प्रसाद था जिसको सिर्फ पैर में चोट आई है। ये हादसा लगभग 2:30 बजे दिन में हुआ। पुलिस को पता लगते ही लगभग 3:30 बजे हादसे की जगह पहुंची। हादसे में गंभीर ड्राइवरों को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। अक्सर ट्रेन, बस और दूसरे वाहनों में लिखा होता है कि यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। आज आपके लिए सबसे जरूरी संदेश है कि भारत की सड़कों पर यात्री अपनी जान की रक्षा स्वयं करे। कहा जाता है कि मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सच है और मौत कभी बताकर नहीं आती। लेकिन ये भी सच है कि भारत की सड़कों पर मौत कहीं भी, कभी भी, किसी भी मोड़ से आ सकती है। अखिलेश यादव बोले बीजेपी राज में सुरक्षित नहीं है। पत्रकार
यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कुशीनगर में आयोजित एक सार्वजनिक सभा में कहा कि जो भी पत्रकार बीजेपी के खिलाफ लिखेंगे वह सुरक्षित नहीं है। पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या का उदाहरण देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बेंगलुरु की एक पत्रकार ने भी बीजेपी के खिलाफ लिख दिया था, उसकी जान चली गई। उल्लेखनीय है कि 5 सितंबर को लंकेश पत्रिका की संपादक गौरी लंकेश की घर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। कर्नाटक सरकार ने वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के बारे में सुराग देने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम देने की शुक्रवार को घोषणा की। राज्य के गृह मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने यह घोषणा की। इसके एक दिन पहले ही पुलिस ने आम लोगों से कहा था कि इस हत्या के सिलसिले में अगर उनके पास कोई जानकारी है तो वह साझा करें। इसके लिए एक ईमेल आईडी और एक विशिष्ट फोन नंबर भी दिया गया है। अफगानिस्तान के रक्षा सहयोग को और गहरा बनाएगा भारत। भारत ने अफगानिस्तान के रक्षा बलों को और सहायता प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की। इस बारे में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और अफगानिस्तान के उनके समकक्ष सलाहुद्दीन रब्बानी के बीच बैठक के दौरान यह सहमति बनी। सुषमा और रब्बानी ने बैठक के दौरान अफगानिस्तान की सुरक्षा स्थिति की भी समीक्षा की। सुषमा स्वराज ने जोर दिया कि अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंध विश्वास पर आधारित है और दोनों देश सीमा पार आतंकवाद और इनके पनाहगाहों से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के बारे में एकजुट हैं। भारत अफगानिस्तान सामरिक गठजोड़ परिषद की बैठक की सह अध्यक्षता करने के बाद सोमवार 11 सितंबर को संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रब्बानी ने कहा कि भारत और अफगानिस्तान ने सुरक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने पर सहमति व्यक्त की है। उन्होंने कहा, भारत ने अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा बलों को और सहयोग प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है। उल्लेखनीय है कि अफगानिस्तान काफी समय से भारत पर यह जोर देता रहा है कि वह रक्षा सहयोग बढ़ाए तथा रक्षा आपूर्ति एवं क्षमता निर्माण में मदद करे। केवल 48 घंटे ही जिया 13 साल की रेप विक्टिम का बेटा, अबॉर्शन न होने पर हुई थी डिलीवरी। यहां के जे हॉस्पिटल में मां बनी 13 साल की रेप विक्टिम के नवजात की मौत हो गई। शुक्रवार को लड़की की सिजेरियन डिलीवरी कराई गई थी। उसने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन डिलीवरी के 48 घंटे बाद रविवार को बच्चे की मौत हो गई। डॉक्टर्स ने बताया कि डिलीवरी प्रीमेच्योर थी, इसलिए बच्चे का वजन सिर्फ 1.8 किलो ही निकला। बता दें कि पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने प्रेगनेंसी के 32वें हफ्ते में विक्टिम को अबॉर्शन की इजाजत दी थी। तब चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने ऑर्डर में कहा कि विक्टिम की उम्र और उसकी तकलीफ को ध्यान में रखते हुए हमने ये फैसला लिया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक बच्चे के अंग पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाए थे, इसीलिए डॉक्टर्स ने उसे नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट (NICU) में रखा गया था, लेकिन रविवार को बच्चे की हालत बिगड़ने लगी और ऑक्सीजन हटाकर उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। बता दें कि जन्म के वक्त भारत में बच्चे का एवरेज वजन 2.5 किग्रा होता है। हॉस्पिटल के एक सीनियर डॉक्टर ने बताया कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही मौत की वजह साफ हो सकेगी। दूसरी ओर, डिलीवरी के बाद रेप विक्टिम की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। उसका इलाज कर रहे गायनेकोलॉजिस्ट अशोक आनंद ने बताया कि पूरी तरह से ठीक होने पर ही लड़की को डिस्चार्ज किया जाएगा। डॉक्टर्स ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पहले अबॉर्शन की कोशिश की थी। इस दौरान उन्होंने देखा कि ऐसा करना विक्टिम के लिए खतरा हो सकता है। आखिर में उन्होंने सिजेरियन ऑपरेशन करने का फैसला किया। जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे का भारत दौरा। जापान के पीएम शिंजो आबे बुधवार से 2 दिन के भारत दौरे पर हैं। दोनों दिन वे गुजरात में ही रहेंगे। मोदी के साथ वे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। आबे का यह दौरा डिप्लोमेसी के लिहाज से इसलिए अहम है क्योंकि यह डोकलाम पर भारत चीन के हालिया विवाद के बाद हो रहा है। बुलेट ट्रेन और बायलैटरल मीटिंग के अलावा भी शिंजो आबे के इस दौरे के कई मायने हैं। इसमें एक हिस्सा मोदी की टच डिप्लोमेसी का भी है। पिछली बार मोदी ने आबे की अगवानी बनारस में की थी, इस बार अहमदाबाद में करने वाले हैं। बता दें कि मोदी आबे पिछले 3 साल में 10 बार मुलाकात कर चुके हैं। गुजरात बीजेपी यूनिट के प्रेसिडेंट जीतूभाई वाघानी ने बताया, देश में ऐसा पहली बार होगा कि हमारे पीएम किसी दूसरे देश के पीएम के साथ जॉइंट रोड शो करेंगे। शिंजो आबे टोक्यो से सीधे 13 सितंबर को अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। आबे का ग्रांड वेलकम किया जाएगा। रोड शो के दौरान 28 राज्यों के 28 ग्रुप्स अलग अलग स्टेज पर परफॉर्म करेंगे। रोड शो साबरमती रिवर फ्रंट से भी गुजरेगा। साबरमती आश्रम का दौरा करने के बाद दोनों नेता शाम तक आराम करेंगे। पटेल के मुताबिक शाम को दोनों शहर के ईस्टर्न इलाके में स्थित सिद्दी सैयद मस्जिद जाएंगे। यह मस्जिद विश्व में अपने पत्थरों के जाली के काम के लिए पॉपुलर है। देर रात दोनों नेता यहां के अगाशिये रेस्तरां में डिनर करेंगे।
आधार कार्ड के नाम पर कहीं आप ठग तो नहीं लिए गए। सरकारी काम से लेकर टैक्स फाइल करने तक के लिए अब आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन कई लोग अभी भी ऐसे हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। ऐसे में वे सरकार के रुख को देखते हुए आधार कार्ड बनवा रहे हैं। वहीं जिनके पास पहले से आधार है वे सरकार के हर नए आदेश के साथ उसे जरूरी दस्तावेजों के साथ लिंक करवा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच कहीं आप ठग तो नहीं लिए गए, कहीं आपने भी तो आधार पाने के लिए एनरोलमेंट सेंटर वाले को पैसे नहीं दिए। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया है तो इसका मतलब यह है कि आप भी सेंटर वालों के जरिए ठग लिए गए हैं। दरअसल सरकारी नियम के अनुसार आधार बनवाने के लिए आपको कहीं भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई सेंटर इसके लिए 100 से लेकर 300 रुपये तक चार्ज कर रहे हैं। खासतौर पर गरीब वर्ग के लोग इसके ज्यादा शिकार बन रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने को तैयार। 2 हफ्ते के यूएस दौरे पर आए राहुल गांधी 47 का मंगलवार को बर्कले यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम था। इस दौरान उन्होंने नोटबंदी, देश में हो रही हत्याओं और फ्रीडम ऑफ स्पीच के मुद्दे पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी को घेरा। एक बार मोदी को खुद से बेहतर कम्युनिकेटर बताया और स्वच्छ भारत अभियान की तारीफ भी की। स्पीच के बाद राहुल से पूछा गया कि क्या वे 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम कैंडिडेट बनेंगे। इस पर राहुल ने कहा, हाँ, मैं ऐसा करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, बशर्ते मेरी पार्टी यह फैसला करे। राहुल के इस संकेत के ये मायने हैं कि 2014 तक जहां मनमोहन सिंह कांग्रेस के पीएम कैंडिडेट थे, वहीं 2019 में अब राहुल बनाम मोदी मुकाबला देखने को मिल सकता है। राहुल से पूछा गया कि 2014 में भी सवाल उठे थे कि क्या आप पीएम कैंडिडेट बनेंगे। ये सवाल 2019 में भी उठेगा। क्या आप जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं? इस पर राहुल ने कहा, हाँ, मैं ऐसा करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन हमारी पार्टी अलग तरीके से काम करती है। हमारे यहाँ संगठन के चुनाव होते हैं। यह प्रोसेस चल रही है। हमारे यहाँ इंटरनल सिस्टम है। हम कुछ लोगों को बतौर डेलीगेट चुनते हैं जो बाद में पार्टी के फैसले करते हैं। मेरे लिए यह कहना ठीक नहीं होगा कि यह पीएम कैंडिडेट बनना मेरा फैसला है। यह फैसला कांग्रेस पार्टी को करना है। राहुल से दोबारा पूछा गया कि अगर फैसला हुआ तो क्या आप पीएम कैंडिडेट बनने की बात को लेकर ओपन हैं। इस पर राहुल ने कहा, हाँ, बिल्कुल। दिल्ली यूनिवर्सिटी इलेक्शन, 4 साल बाद एनएसयूआई का होगा प्रेसिडेंट। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन DUSU इलेक्शन में 4 साल बाद एनएसयूआई की वापसी हुई। कांग्रेस की स्टूडेंट विंग ने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट पर कब्जा किया। वहीं सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट बीजेपी की स्टूडेंट विंग गए BVP के खाते में गई। बुधवार को वोटों की गिनती नॉर्थ कैंपस के कम्युनिटी हॉल में वोटों में हुई। कांग्रेस ने इसे आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ जीत बताया है। राहुल गांधी ने कहा, डूसू इलेक्शन में शानदार परफॉर्मेंस और प्रेसिडेंट चुने जाने पर बधाई। कांग्रेस की विचारधारा में भरोसा जताने के लिए DUSU स्टूडेंट्स का धन्यवाद। बता दें कि इलेक्शन के लिए मंगलवार को 43% वोटिंग हुई। इसमें 50 से ज्यादा कॉलेजों के 1,30,000 स्टूडेंट्स ने वोट डाला। वहीं कॉलेज यूनियन के चुनावों के नतीजे का ऐलान मंगलवार देर रात ही कर दिया गया। ज्यादातर में ABVP को जीत हासिल हुई। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक प्रेसिडेंट के लिए रॉकी तुशीद और वाइस प्रेसिडेंट के लिए NSUI के कुणाल सहरावत जीते। सेक्रेटरी पोस्ट पर ABVP की महामेधा नागर और जॉइंट सेक्रेटरी के लिए उमा शंकर को जीत मिली। ABVP के लिए यह बड़ा झटका है, क्योंकि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट पर पिछले 4 साल से ABVP काबिज थी। बुधवार को शुरुआती रुझानों में प्रेसिडेंट समेत चारों पोस्ट पर ABVP आगे चल रही थी, लेकिन 7वें और 8वें राउंड में NSUI को प्रेसिडेंट समेत 3 सीटों पर बढ़त मिल गई। इस बार प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए ABVP की ओर से रजत चौधरी, NSUI की ओर से रॉकी तुशीर, आयसा के पॉल चौहा, निर्दलीय राजा चौधरी और अलका चुनाव मैदान में हैं। रोड शो के दौरान नरेंद्र मोदी, शिंजो आबे और उनकी पत्नी अकी आबे। जापान के पीएम शिंजो आबे अपने 2 दिवसीय दौरे पर बुधवार को भारत पहुंचे। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर नरेंद्र मोदी ने गर्मजोशी से गले लगकर शिंजो आबे का स्वागत किया। आबे के साथ उनकी पत्नी अकी आबे भी मौजूद थी। इसके बाद मोदी और आबे ने 8 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। खास बात ये रही कि आबे और उनकी पत्नी भारतीय पोशाकों में नजर आए। इस दौरान रोड शो देखने पहुंचे लोगों ने नारे लगाए, आमरो मोदी जी ग्रेट छे। इसके बाद दोनों लीडर साबरमती आश्रम पहुंचे और फिर शाम को 444 साल पुरानी सिद्दी सैयद की जाली मस्जिद पहुंचे। बता दें कि दूसरे दिन 14 सितंबर को दोनों नेता भारत की बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे।
दोनों के बीच बायलेटरल मीटिंग भी होगी। नरेंद्र मोदी ने आबे को शाम करीब 3:38 बजे अहमदाबाद पर रिसीव किया। आबे अपनी पत्नी अकी आबे मौजूद थी। मोदी ने गले लगकर आबे की अगवानी की। इसके बाद जापान के पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मोदी आबे और उनकी पत्नी को लेकर एयरपोर्ट के बाहर निकले। इस दौरान तीनों रेड कारपेट पर चल रहे थे। यहां मौजूद 36 बौद्ध भिक्षुओं ने मंत्रोच्चार किया। आबे ने सिर झुकाकर इन भिक्षुओं का अभिवादन किया। भारत जापान वार्षिक बैठक आज रक्षा संबंधों को बढ़ाने पर विचार कर सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच गुरुवार को गुजरात के गांधीनगर में होने वाली वार्षिक शिखर बैठक में रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना चर्चा का मुख्य केंद्र हो सकता है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जापान से जल थल आकाश में चलने में सक्षम US-2 विमान लेने के समय से लंबित भारतीय प्रस्ताव तथा सैन्य उपकरणों के संयुक्त विकास पर विशेष तौर पर चर्चा हो सकती है। इससे दोनों देशों के बीच सामरिक भागीदारी के साथ रक्षा संबंध भी गहरे हो सकते हैं। इस बात के संकेत हैं कि मोदी आबे वार्ता के बाद दिए जाने वाले संयुक्त वक्तव्य में रक्षा सहयोग के बारे में कुछ अंश हो सकते हैं। भारत जापान वार्षिक बैठक ऐसे समय में हो रही है जबकि उत्तर कोरिया द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण और दक्षिण चीन सागर पर चीन के बढ़ते दावे के चलते क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। मोदी एवं आबे इस मुद्दे पर विचार कर सकते हैं। मोदी एवं आबे के बीच परमाणु ऊर्जा के बारे में सहयोग के मुद्दे पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। जुलाई में भारत एवं जापान के बीच ऐतिहासिक असैन्य परमाणु करार लागू हुआ था, जिसके तहत इस क्षेत्र में दोनों देशों के उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने का प्रावधान है। भारत जापान के बीच हुए अहम समझौते। बुलेट ट्रेन की आधारशिला रखने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और जापान के पीएम शिंजो के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। उसके बाद दोनों देशों के बीच विज्ञान और तकनीक, रिसर्च समेत कई क्षेत्रों में अहम समझौते हुए। इस दौरान साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और जापान की दोस्ती के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट नए भारत की लाइफलाइन है। भारत जापान संबंध सिर्फ द्विपक्षीय समझौतों तक ही सीमित नहीं है। इससे पहले परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए ऐतिहासिक समझौता हुआ है। आने वाले दिनों में भारत में जापानी लोगों की संख्या कई गुना बढ़ेगी। भारत और जापान कारोबार में 80% की बढ़ोतरी हुई। जापान भारत में तीसरा सबसे बड़ा निवेशक बना। भारत में जापानी रेस्टोरेंट खुलेंगे। जापानी पीएम शिंजो आबे ने कहा कि भारत में हाई स्पीड ट्रेन के लिहाज से यह ऐतिहासिक दिन है। जापान से आए 100 इंजीनियर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में भारत की मदद करेंगे। भारत और जापान के बीच निवेश बढ़ाएंगे। हिंद प्रशांत महासागर में शांति के लिए मिलकर काम करेंगे। सीबीआई ने की हिंदी वेबसाइट के नए संस्करण की शुरुआत। सीबीआई निदेशक आलोक कुमार वर्मा ने 14 सितंबर 2017 को अपनी हिंदी वेबसाइट के नए संस्करण की शुरुआत की, जिसमें अंग्रेजी भाषा वाली वेबसाइट के सारे पहलुओं को शामिल किया गया है। सीबीआई प्रवक्ता अभिषेक दयाल ने बताया कि नई हिंदी वेबसाइट से लोगों को एजेंसी के साथ बेहतर ढंग से संपर्क साधने में मदद मिलेगी, क्योंकि नया पोर्टल उपयोग की दृष्टि से सहज है। हिंदी दिवस पर अपने संदेश में सीबीआई निदेशक ने कहा, प्रौद्योगिकी में तरक्की के साथ हिंदी में कंप्यूटर पर काम करना आसान होगा। हमें इस बात पर जोर देना होगा कि हिंदी को सरल ढंग से लिखा जाना चाहिए ताकि लोगों को समझने की आसानी हो। धोखाधड़ी रोकने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से लिंक करेंगे। केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आधार जरूरी करेगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को कहा कि हम ड्राइविंग लाइसेंस को आधार कार्ड से लिंक करेंगे। धोखाधड़ी रोकने के लिए ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी से बात हुई है। इसके पहले हम पैन को आधार से जोड़ चुके हैं। इससे मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने में कामयाबी मिली है। बता दें कि सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ाई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैन और आधार को जोड़ सकें। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए यह मैंडेटरी है। आधार में डाटा प्रोटेक्शन को लेकर रविशंकर ने कहा था कि साल के आखिर तक इसके लिए कानून बना लिया जाएगा। शुक्रवार को हरियाणा डिजिटल समिट 2017 में रविशंकर ने कहा, आधार की डिजिटल आइडेंटिटी से लोगों की फिजिकल आइडेंटिटी आसानी से पता लगाई जा सकती है। डिजिटल गवर्नेंस ही गुड गवर्नेंस है। डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए कई मामलों में धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी। आधार की जरूरतों पर उन्होंने कहा, हमारा बायोमेट्रिक कार्ड सेफ और सिक्योर है। ये गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट के लिए एक टूल है। पैन को आधार से ली कर हमने मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम लगाई। डिजिटल गवर्नेंस ईमानदार, ट्रांसपेरेंट और कारगर है। देश की डिजिटल इकोनॉमी दुनिया के लिए उदाहरण बनेगी। राहुल अगले महीने बन सकते हैं कांग्रेस प्रेसिडेंट।
राहुल गांधी को इंटरनल इलेक्शन प्रोसेस के जरिए कांग्रेस प्रेसिडेंट चुना जाएगा। पार्टी के सीनियर लीडर वीरप्पा मोइली ने यह बात कही है। उन्होंने यह इशारा भी किया कि राहुल अगले महीने तक यह जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। बता दें कि हाल ही में राहुल ने खुद कहा था कि पार्टी कहे तो वे यह जिम्मेदारी संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मोइली ने कहा कि राहुल का कांग्रेसी की जिम्मेदारी संभालना पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित होगा। उन्होंने कहा, उन्हें राहुल कांग्रेस प्रेसिडेंट की पोस्ट तुरंत संभालना चाहिए। यह पार्टी के लिए अच्छा होगा और देश के लिए भी। हर कोई कांग्रेस में महसूस करता है कि इसमें उनकी तरक्की में देरी हो गई है। अब वे राहुल ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शंस का इंतजार कर रहे हैं। वे एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट इलेक्शन प्रोसेस से ही बनना चाहते हैं। मोइली ने कहा कि राज्यों में पार्टी के इंटरनल इलेक्शन की यह प्रोसेस इस महीने पूरी होने की उम्मीद है, इसके बाद एआईसीसी लेवल पर होगी। उनसे पूछा गया कि क्या राहुल अगले महीने तक यह जिम्मेदारी संभाल लेंगे। इस पर मोइली ने कहा, मुमकिन है। पाकिस्तान ने किया सीजफायर वायलेशन। जम्मू कश्मीर के आरिसपुरा सेक्टर में शुक्रवार को पाकिस्तान ने सीजफायर वायलेशन किया। इसमें बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया और एक सिविलियन जख्मी हुआ है। यह फायरिंग देर रात करीब 12 बजे की गई। इससे पहले गुरुवार को पाकिस्तान की फायरिंग में 3 जवान जख्मी हो गए थे। भारत ने इसका जवाब भी दिया और पाकिस्तान के 2 सैनिक मार गिराए। भारतीय सिक्योरिटी एजेंसियों ने एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर गश्त तेज कर दी गई है। पाकिस्तान पिछले बुधवार देर रात से एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीमा पार से फायरिंग कर रहा है। शुक्रवार देर रात को कश्मीर के आरिसपुरा सेक्टर के अरनिया इलाके में पाकिस्तान ने फिर गोलीबारी की। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक यहां रुक रुक कर फायरिंग जारी है। पाकिस्तान मोटा और हैवी फायरिंग कर रहा है। इस फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान जख्मी हो गया था। बाद में इलाज के दौरान वह शहीद हो गया। इस जवान का नाम विजेंद्र बहादुर सिंह है। वे उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले थे। इसके अलावा एक सिविलियन भी जख्मी हुआ है। बुधवार को भी पाकिस्तान ने गोलीबारी की थी। इसमें भारत के 3 जवान जख्मी हो गए थे। माँ बाप की देखभाल नहीं की तो कटेगी सैलरी। असम विधानसभा ने शुक्रवार एक विधेयक पारित किया जिसमें प्रावधान किया गया है कि अगर राज्य सरकार के कर्मचारी अपने अभिभावकों और दिव्यांग भाई बहनों की देखभाल नहीं करेंगे तो उनके मासिक वेतन में 10% की कटौती की जाएगी। वेतन से काटी गई राशि उनके अभिभावकों या भाई बहनों को उनकी देखभाल के लिए दी जाएगी। असम कर्मचारी अभिभावक जवाबदेही एवं निगरानी विधेयक 2017 के प्रावधानों के तहत राज्य सरकार या असम में किसी अन्य संगठन के कर्मचारी अपने अभिभावकों या दिव्यांग भाई बहनों की देखभाल करेंगे। राज्य के मंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने सदन में यह विधेयक पेश करते हुए कहा कि ऐसे उदाहरण भी सामने हैं जिनमें अभिभावक वृद्धाश्रमों में रहते हैं और उनके बच्चे उनकी देखभाल नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का मकसद राज्य कर्मचारियों के निजी जीवन में हस्तक्षेप करने का नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि अनदेखी किए जाने की स्थिति में अभिभावक या दिव्यांग भाई बहन कर्मचारियों के विभाग में शिकायत कर सकते हैं। सदन ने चर्चा करने के बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। शर्मा ने कहा कि बाद में एक विधेयक सांसदों, विधायकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और असम में संचालित निजी कंपनियों के कर्मचारियों के लिए भी एक ऐसा ही विधेयक पेश किया जाएगा। सबको घर का सपना पूरा करेगी नरेंद्र मोदी सरकार। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने वादा किया है कि वह देश के हर नागरिक के घर के सपने को पूरा करेगी, साथ ही देश भर में 100 स्मार्ट सिटी बनाएगी। देश का गरीब तबका मोदी सरकार से घर की उम्मीद लगाए है। स्मार्ट सिटी के लिए शहरों के नाम भी तय हो चुके हैं, लेकिन सरकार का 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी देश में स्मार्ट सिटी अभी ड्रीम प्रोजेक्ट ही बना हुआ है। विपक्ष से लेकर आम जनता लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर स्मार्ट सिटी का सपना कैसे पूरा होगा, इसके लिए सरकार पैसे कहां से लाएगी। केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हरदीप सिंह पुरी ने अपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सवालों के जवाब दिए। उन्होंने विस्तार से बताया कि आखिर मोदी सरकार के स्मार्ट सिटी के अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के सपने को कैसे पूरा करेगी। आइए जानते हैं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी स्मार्ट सिटी के लिए कहां से पैसे लाएंगे।